ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। बात वक्फ कानून के खिलाफ चल रहे विरोध की। दरअसल दोनों सदनों में आप जानते हैं लंबी चर्चा हुई थी और उसी के बाद वक्फ संशोधन बिल जो है उसने कानून की शक्ल ली है, लेकिन इसे लेकर विरोध अब लगातार जारी है। AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसकी तरफ से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया, जिसका पहला चरण 7 जुलाई तक चलेगा और आज देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। कोलकाता में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है। लखनऊ में भी आज जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है। भोपाल में भी वक्फ कानून के खिलाफ विरोध जताया गया है। वहीं श्रीनगर में PDP ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने, कोलकाता की तस्वीर, लखनऊ की तस्वीर, भोपाल में विरोध, श्रीनगर में प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले चरण के विरोध प्रदर्शन की आज 11 अप्रैल से शुरुआत हो रही है। जुलाई तक ये विरोध प्रदर्शन चलेगा, इसका पहला चरण। और इस दौरान सड़क पर उतरकर मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन कर सरकार से मांग कर रहा है कि कानून वापस हो, कानून निरस्त हो। वक्फ कानून अमल में आने के बाद पड़ने वाले पहले शुक्रवार यानी आज जुमे के दिन राजस्थान में भी तमाम जगहों पर मस्जिदों के बाहर सड़क पर उतरकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है। ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जयपुर समेत कई और जिलों में भी राजस्थान के जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखा गया। वक्फ संशोधन कानून जो सरकार लाई है उसको लेकर यहां संबोधन भी हुए हैं। इसके बाद हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की गई है। तो जुमे के मौके पर समूचे राजस्थान में अलर्ट था और सुरक्षा के यहां पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किसी अप्रिय घटना की कोई खबर कहीं से नहीं आई है राजस्थान में। वक्फ कानून के अमल में आने के बाद आज पहला शुक्रवार यानी जुमे का दिन है। राजस्थान की बात की जाए तो आज पहले जुमे पर पूरे राजस्थान को भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि जयपुर समेत समूचे राजस्थान में आज जुमे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई है। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने वक्फ को लेकर के विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से बीत गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर की कुरैशिया मस्जिद के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि नमाज अदा हो चुकी है और बाहर जो लोग हैं उन्होंने हाथों में एक बैनर ले रखा है और इस बैनर के जरिए जो वक्फ कानून बना है उसे लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। एक तरफा फैसला कराइए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है इसमें। हम यही चाहते हैं आगे हमारी सुनवाई हो और ये रिजेक्ट हो। अच्छा, आज जो तकरीर हुई उसमें क्या कुछ कहा गया कि क्या कुछ करना है आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में देखिए, आज जो कहा गया है उसमें यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो पूरा 2 महीने का तकरीबन शेड्यूल आया है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा ये है कि इस हफ्ते में क्या करना है हमें वो बताया गया है। तो इस सिलसिले में ये बेसिकली तो जागरूकता अभियान है। जो वक्फ बोर्ड के सिलसिले में भ्रम फैलाया जा रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने के सिलसिले में जो सरकार जो है मिसगाइड कर रही है जनता को, तो उसकी सही सूरत हाल सामने लाने के लिए जो है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है। क्या नाम है, 7 जुलाई तक जो हमारी मुहिम चलेगी, कानून के दायरे में होगी, क्या नाम है, विधि सम्मत होगी और कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे मुल्क के अमन को खतरा पैदा हो। वहीं वक्फ कानून को लेकर श्रीनगर की जामा मस्जिद में विरोध प्रस्ताव लाया गया है। इसमें लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हर फैसले पर समर्थन जताया है और कहा कि बोर्ड इस मुद्दे पर जो भी फैसला लेगा, लोग बोर्ड के फैसले के साथ हैं। तो ये जामिया मस्जिद श्रीनगर की, यहाँ पर जो कानून सरकार लेकर आई है वक्फ को लेकर, उसी के विरोध में यहाँ प्रस्ताव। तो वक्फ के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान शुरू हुआ है। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ ये अभियान है जिसकी शुरुआत हुई है और 7 जुलाई तक ये विरोध प्रदर्शन का पहला चरण चलेगा। इसी कड़ी में जमात इस्लामी हिंद हेडक्वार्टर में वक्फ कानून का विरोध किया गया, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये 11 तारीख से लेकर 17-18 तारीख तक, फिर इसके बाद आने वाले ईद उल अजहा तक एक तफसीली प्रोग्राम बनाया है। इसलिए इस पूरे प्रोग्राम में जब वो कहें
जब वो कहे कि ताल कटोरा स्टेडियम में आओ तो हमें हाजिर होना है। जब वो कहें कि रामलीला मैदान में आओ हमें हाजिर होना है। जो ब्लैक लॉ है अल्लाह ताला ऐसी तौफीक दे कि हुकूमत इसको वापस ले और इंशाअल्लाह हम में दम है तो महाज पर, हम में दम नहीं है तो अपनी दुआओं में इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। तो सुन रहे हैं आप, मुस्लिम समाज की तरफ से इसे काला कानून कहा जा रहा है और मुस्लिम समाज कह रहा है कि वो ये प्रदर्शन विरोध जारी रखेगा। कोशिश उनकी यही कि सरकार इस कानून को वापस ले। वक्फ कानून के खिलाफ मुंबई में भी एआईएमआईएम ने प्रदर्शन किया। भाईकला इलाके में वारिस पठान के साथ लोग सड़कों पर उतरे। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सख्ती भी दिखाई। वारिस पठान समेत कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। वहीं वक्फ कानून को लेकर मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर छिड़ी है। रतलाम के बाद भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिसमें वक्फ कानून का विरोध करने पर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा गया। हालांकि भोपाल में ये पोस्टर किसने लगाए हैं इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मध्य प्रदेश में कई जगह बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से पोस्टर्स लगवाए गए हैं। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा उन्होंने खुद ही अपने पोस्टर लगवा दिए हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में पोस्टर किसी और को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जो है झूठी बिरयानी का फर्ज अदा कर रहे हैं। जो इस्लाम की वकालत करने वाले जो मौलाना हैं हमारे दिग्विजय सिंह जी, वो कहीं इसमें पीछे ना रह जाए, तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने खुद योजनाबद्ध तरीके से, या कांग्रेस की ये भी राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइन बनी होगी कि कम से कम भाई किसी एक नेता को तो इसकी जवाबदारी दो कि इनने मुसलमानों का साथ दिया, तो इसलिए मुसलमानी साथी बनने के चक्कर में पोस्टर खुद लगवाया। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी के लिए वक्फ कानून सीधे सीधे वो कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी संविधान को नहीं मानती है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव का वक्फ कानून पर बड़ा बयान। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें उस दिशा में काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे और इसी से जुड़ी अगली खबर का आप रुख कर लेते हैं। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, वो ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सख्त संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जब पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। आज पीएम वाराणसी के दौरे पर थे। सुबह लगभग 10:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरते साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन के मूड में दिखे। उन्होंने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और दूसरे अधिकारियों से जो छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया था वाराणसी में, उसी पर सवाल किए, निर्देश दिए अधिकारियों को कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये वही तस्वीर है जब प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से इस वारदात की पूरी जानकारी ली और निर्देश दिए कि सभी दोषियों पर सख्त एक्शन हो, साथ ही ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर प्रशासन चुस्ती बरते। ये वो तस्वीर आपके सामने है जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, उसी समय की ये तस्वीर। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा का मुद्दा, वाराणसी में जो छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ उसी मामले को लेकर अधिकारियों से, एक तो उस मामले की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली, जांच कहां तक पहुंची है, स्टेटस क्या है, तमाम ऐसी जानकारी, डिटेल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई काम करते हैं तो बहुत बारीकी से करते हैं, गहराई में जाकर करते हैं, और ऐसे में
ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ था, आखिरकार ये मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस मामले के पीछे कौन लोग हैं, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची हुई है, किस तरीके से दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और कैसे पीड़ित को इंसाफ दिलाया जा सकता है, ये वो तमाम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन में थे, उन्होंने इनके जवाब लिए अधिकारियों से और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ रुपए के परियोजनाओं की सौगात वाराणसी और आसपास के जनपद को दी है। इस दौरान उनका एक तस्वीर काफी चर्चा के केंद्र में है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। दावा यह किया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने वाराणसी के चर्चित गैंगरेप मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से विस्तृत जानकारी ली है और न सिर्फ जानकारी ली है बल्कि उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसे घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं इस चर्चित गैंगरेप मामले की बात कर लें तो इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वहीं 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो आज वाराणसी पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बात की। प्रधानमंत्री ने छात्रा से दरिंदगी मामले में सवाल जवाब किया। छात्रा से दरिंदगी केस में कड़ी कार्रवाई के निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। देखिए 29 मार्च को पीड़िता अपने घर से लापता हो गई थी। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम किस रूप में सामने आया उसको लेकर जानकारी यहां पर मैं आपके सामने रख रही हूं कि वाराणसी में पीड़ित छात्रा के साथ आखिर क्या हुआ था। इस पूरे मामले में विस्तार से मैं आपको बता रही हूं। 29 मार्च वो तारीख जब पीड़िता अपने घर से लापता हुई, फिर 19 साल की युवती के साथ 6 दिन तक दरिंदगी हुई थी। 4 अप्रैल को परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी इस पूरे मामले की और इस मामले में 23 आरोपी बनाए गए। अब तक सिर्फ 9 लोग ही गिरफ्तार हो पाए हैं। आरोपी 23 बनाए गए हैं, अभी तक सिर्फ 9 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। तो वाराणसी में ये जो गैंगरेप हुआ था, इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था की तो पोल खुल गई है और यूपी में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। प्रधानमंत्री जी सीधे मिले अधिकारियों से, ये सरकार की पोल खोलता है। ये जो घटनाएं बनारस में हुई हैं, केवल एक घटना बनारस में नहीं हुई है। प्रधानमंत्री सीधे जानना चाहते हो तो सोचिए सरकार की क्या बची कानून व्यवस्था। और सच्चाई ये है दिल्ली वालों को लखनऊ वाले धोखा दे रहे हैं और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। करीब 17 साल के बाद मुंबई हमले का दोषी आतंकवादी तहव्वुर राणा आखिरकार भारत ले आया गया। दिल्ली के एनआईए दफ्तर में तहव्वुर राणा से इस वक्त पूछताछ चल रही है। जानकारी अभी तक जो मिल रही है उसके मुताबिक आतंकी राणा से मुंबई हमले से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच तहव्वुर राणा को भारत वापस लाने को लेकर सियासत शुरू हुई है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर इस वक्त नेताओं में, राजनीतिक दलों में क्रेडिट लेने की होड़ है। बीजेपी एक तरफ कांग्रेस पर राणा को भारत लाने की कोशिश न करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे प्रकरण का सियासी फायदा उठाने के लिए इसे सियासी रंग देने की कोशिश में लगी है। इस बीच मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ चल रही है। सुबह 11 बजे से तहव्वुर राणा से यह पूछताछ शुरू हुई है। एनआईए के 12 अधिकारी मुंबई हमले के आरोपी से सवाल कर रहे हैं। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। एनआईए को 18 दिन की रिमांड तहव्वुर राणा की मिली है और आज से एनआईए ने तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू की है। आज पहला दिन है पूछताछ का। सुबह 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई है।
सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। एनआईए दफ्तर से ही नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जरा नीरज से जानते हैं 11 बजे के आसपास ये पूछताछ शुरू हुई थी। नीरज, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि शुरुआती सामान्य व्यक्तिगत जानकारियों के बाद वो जो पहला सवालों का एक फेरा था जो रखा गया होगा तहव्वुर राणा के सामने, उसमें सीधे बात 26/11 हमले को लेकर हुई है। नीरज, बिल्कुल रोमाना, ये बिल्कुल साफ है कि जो एनआईए की जांच है वो बिल्कुल केंद्रित है कि आखिरकार पूछना क्या है तहव्वुर हुसैन राणा से और क्या क्या उसे राज उगलवाने हैं, वही सब जानना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको सिर्फ वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है तहव्वुर हुसैन राणा से कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान में वो रहा है और पाकिस्तान में ही जन्म हुआ उसका, पाकिस्तान का ही नागरिक था, लेकिन 1996-97 के आसपास वो माइग्रेट हो गया। उससे पहले तक 10 साल तक पाकिस्तान आर्मी में वो आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। वहाँ पर उसका रोल किस तरह का था, क्योंकि अमूमन जो एएमसी के डॉक्टर्स होते हैं, आर्मी के डॉक्टर्स होते हैं, उनका काम होता है जो घायल सैनिक होते हैं उनका इलाज करना। जो डॉक्टर मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, कमांड हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें जिस भी तरह का कोई बीमार आता है तो उसका इलाज करना था। लेकिन क्या वाकई में ये एक डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था या उससे कुछ ज़्यादा था, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि ये सेना छोड़ चुका था, डेजर्टर था, ये भगोड़ा हो चुका था। फिर भगोड़ा था तो फिर आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के रडार पर किस तरह से आया? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ही इसको बोला कि आपको इस तरह से काम करना है कि कल अगर आप पकड़े भी जाते, जैसे अब पकड़ा गया है ये 26/11 हमले के मामले में, तो इसको डिसोन करते, जैसे पाकिस्तान ने कल किया इसको, विदेश मंत्रालय ने कि हम जानते ही नहीं है, ये तो पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया कि ये पाकिस्तानी नागरिक है। तो ऐसे में इसके तार और रोमाना, जो हम लोग बात कर रहे थे कि जब इसका जब हमला हुआ 26/11 का, उसके बाद कैसे ये डेविड कॉलमैन हेडली से बात कर रहा था कि इनको निशाने हैदर मिलना चाहिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वीरता सम्मान मिलना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि ये पूरी की पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी, आर्मी में काम करना, छोड़कर जाना, कनाडा में जाना, वहाँ ट्रैवल एजेंसी खोलना, डेविड कॉलमैन हेडली जो बचपन का दोस्त था उससे एक संपर्क करना और फिर दोनों मिलकर पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से तहव्वुर हुसैन राणा और लश्कर तैयबा की तरफ से डेविड कॉलमैन हेडली, दोनों ने हाथ मिलाया और भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। तो ये सारे जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना, दरअसल उससे ये पता चलता है कि इस शख्स के भीतर भारत के खिलाफ जहर कितना भरा हुआ था कि 2008 में मुंबई पर जब हमला होता है तो फिर ये कहता है कि हिंदुस्तान के साथ यही होना चाहिए था, इंडिया डिजर्व दिस। जो अमेरिकी एजेंसीज ने वो इसकी बातचीत जो है उसको ट्रांसक्रिप्ट किया था और साथ ही साथ ये कहता है कि वो आतंकवादी जिन्होंने भारत पर हमला किया उन्हें पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वहां का निशाने हैदर वो दिया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि इस आदमी के भीतर हिंदुस्तान के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ और सवाल हैं मेरे मन में जिनका आप जवाब आगे दीजिएगा, लेकिन इस बीच तहव्वुर राणा को लेकर सियासत भी तो जोरदार तरीके से हो रही है ना, सियासी बयानबाजी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की इस मामले पर अब प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के बयान पर तीखा हमला बोला है, सुनिए। जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि दुनिया के सामने जिस समय कसाब को फांसी हुई उस समय ये पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थी, ये हमने प्रूव कर दिया। और आपको याद होगा उस समय हम लोगों ने डेविड हेडली का बयान ये एक प्रकार से ऑनलाइन दर्ज कराया और उसके कारण उस समय भारत सरकार ने हमको मदद की और हम लोग उसको बयान को दर्ज कर पाए, जिसके कारण ये पूरा पाकिस्तान का षड्यंत्र है ये हमारे सामने स्पष्ट हुआ। इसलिए अब मुझे लगता है कि जो मूर्खतापूर्ण बयान है उसका जवाब तो भारत के न्यायालय ने दिया है, लेकिन आज इस बात का हम लोगों को बहुत संतोष है कि इस प्रकार का अपराधी जो हम चाहते थे कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने आए, वो आज हमारे हाथ में लगा है। देखिए, एक तरफ तहव्वुर राणा से सवाल हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये सियासी बवाल है तहव्वुर राणा के मुद्दे पर, थमने का नाम नहीं ले रहा है। आइए जरा आपको सीधी तस्वीरें दिखा देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में प्रधानमंत्री इस समय मौजूद हैं। यहाँ आनंदपुर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया है। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जहां आनंदपुर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पूजा अर्चना करते हुए। यहां आनंदपुर धाम में 12 अप्रैल से मतलब कल से बैसाखी मेले का आयोजन होने जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो उससे एक दिन पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आनंदपुर धाम पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई हैं और ये जो आनंदपुर धाम है, दरअसल ये एक बेहद अहम धार्मिक और सामाजिक धाम के तौर पर इसकी प्रतिष्ठा है। यहां अद्वैत मठ का आश्रम है। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में ये आनंदपुर धाम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे, उनका संसदीय क्षेत्र। वहां वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में करीब 3,884 करोड़ के आसपास की सौगात वाराणसी को दी है, अपने संसदीय क्षेत्र को दी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंदपुर धाम में हैं इस समय, जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में है। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज। पटना में आरजेडी विधायक हैं रीतलाल यादव, उनके घर पर रेड हुई है। न सिर्फ उनका घर बल्कि उनके घर और कई दूसरे ठिकानों पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। दरअसल एक पुराना मामला है और उसी पुराने मामले को लेकर ये एक्शन पुलिस का देखा जा रहा है। कई थानों की पुलिस आरजेडी विधायक के घर पर भी इस वक्त मौजूद है। तो रीतलाल यादव आरजेडी के विधायक हैं और उन्हीं पर ये पुलिस का एक्शन, उनके घर पर, उनके कई और ठिकानों पर पुलिस का छापा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो पटना के अलग अलग थानों की पुलिस टीम है जो आरजेडी विधायक के घर पर मौजूद है। राजद के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के कई ठिकानों पर पटना पुलिस द्वारा जो रेड है वो किया जा रहा है। इस वक्त हम दानापुर स्थित उनके घर के बाहर मौजूद हैं और दानापुर से ही विधायक हैं रीतलाल यादव। और देखिए उनके घर के बाहर जो पुलिस की छावनी है वो बना दी गई है। एसटीएफ हो, बिहार पटना पुलिस हो, तमाम जो सुरक्षा बल हैं उनको यहाँ तैनात किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बता दें आपको कि जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक एक व्यक्ति के शिकायत के बाद न्यायालय से आदेश लिया गया है। उसके बाद जो ये रेड है उसे पटना की पुलिस जो है अंजाम दे रही है। यहाँ कई जो वरीय अधिकारी हैं पटना पुलिस के वो मौजूद हैं, पटना एसएसपी मौजूद हैं, जो एएसपी दानापुर हैं वो मौजूद हैं और जो पदाधिकारियों का नेतृत्व है उसके अंतर्गत ये जो रेड है वो की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।